स्वागत है आप सबका एक बार फिर। और आज हमारी खास पेशकश मार्केट दिवाली से दिवाली तक, और इस सीरीज में हमारा साथ दे रहे हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से जो टेक्निकल क्षेत्र में बड़ी गजब की एक्सपर्टाइज रखते हैं। गोल्डी लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब। उनका परिचय मैं आपको दूं, वैसे आप जानते हैं 20 साल से ज़्यादा का उनका टेक्निकल रिसर्च का गहरा अनुभव है। उन्होंने अमेरिका से सीएमटी की डिग्री ली हुई है, फिर सीएफटी वाले कोर्सेज उन्होंने कनाडा से किए हुए हैं, और आईबीएस हैदराबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा भी किया है। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार और आपके सारे क्लाइंट्स कस्टमर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सिंह जी, आपके और आपकी पूरी टीम को भी। जी, सबसे पहले शुरुआत ग्लोबल मार्केट से ही करते हैं। एक्शन सारा का सारा वही है और गिर भी रहे हैं, उछल कूद भी कर रहे हैं। बताएं सर, क्या व्यू आपका बन रहा है ग्लोबल मार्केट्स को लेकर? डाउ, नेस्डेक, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड, जो भी आप ट्रैक करते हैं, जो बताना चाहें। देखिए, अभी की दुनिया को समझने के लिए आपको या तो आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखिए या रिलेटिव बेसिस पे देखिए। अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो इंडिया ने कुछ नहीं किया पिछले एक सालों में, क्योंकि पिछले अक्टूबर में हमने 18,600 का लेवल टेस्ट किया और पूरा एक साल निकल गया है और हम एक कंसोलिडेशन फेज में रहे हैं, जो खराब चीज नहीं है, क्योंकि 2 साल में इतनी बड़ी तेजी आई थी 7,500 से 18,600, और उस तेजी में हमने एक भी 10% का करेक्शन नहीं देखा था। तो आई थिंक एक कंसोलिडेशन और करेक्शन बनता था, और आई थिंक वेरी क्वाइटली ये एक साल निकला है जहां पर कई स्टॉक्स ने करेक्ट किए, जिसमें थोड़ी सी फ्रॉथ थी वो करेक्ट किए, पर जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग रहे हैं। इस मार्केट करेक्शन का उस पर इम्पैक्ट नहीं है। बट अगर आप द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, और मेरे हिसाब से ये ट्रेंड रहेगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण लिक्विडिटी है, जो हम सब बात करते हैं। बट आई थिंक मुझे एक कंसर्न है, यहाँ पर लोग ये समझना चालू कर दिए कि लिक्विडिटी कैन ओवरराइड फंडामेंटल्स। मुझे वो समझ में थोड़ा सा नहीं आता है, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि हम सोचते हैं कि नहीं, लिक्विडिटी के कारण बाजार ठीक रहेगा और स्टेडी रहेगा। बट आई थिंक हमने देखा है कि जिस तरह का यूएस मार्केट का एनवायरमेंट है, जिस तरह से एशियन मार्केट्स है, अगर आप हांगकांग मार्केट को देखें तो 10 साल के लो के पास है। ताइवानीज मार्केट 3 साल के लो पे है। सिंगापुर मार्केट डेढ़ साल के लो पे है। यूएस मार्केट से हमने देखा ही कितना बड़ा करेक्शन आया है। तो आई थिंक दुनिया एक अच्छे स्पेस में नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि ये हम इस जल्दी से इससे निकलेंगे। तो ये कंसोलिडेशन अभी एक बार जारी रहेगा। यूएस मार्केट्स में अभी भी डाउनसाइड है। कल का जो मूव आया, आई थिंक एक टेम्पररी बाउंस है। ऊपर में इसमें सेल ऑफ वापस हो जाएगा, और यूएस मार्केट्स में S&P 500 कैन इवेंचुअली गो डाउन टू 30 to 50। तो अगर वो होता है तो इंडियन मार्केट्स प्रेशर में रहेगा। बट टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड टॉकिंग अबाउट द मीडियम टर्म, 16,950 और 17,500 मेरे हिसाब से ये एक बड़ा रेंज है जिसके अंदर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर हम कभी भी 17,500 के क्रॉस करते हैं, दैट विल बी द फर्स्ट सीरियस ट्रिगर कि हमारी मीडियम टर्म अपट्रेंड जो है वो चालू हो गई है। जब तक वो नहीं होता, ये मार्केट ट्रेडिंग मार्केट है। ऊपर के लेवल्स पे बेचिए, नीचे के लेवल्स पे लीजिए। पिछले एक साल से ऐसा ही चल रहा है और अभी भी ऐसे ही चलेगा। तो गौतम जी, बीच में हमने एक बार 15,200 के आसपास निफ्टी पर बॉटम बनाया और वहां से हम वापस से 18,000 तक पहुंचे भी, 18,100। क्या वो लेवल वापस आने की रिस्क है अगर 16,900 950 के नीचे फिसल जाए, बंद होना शुरू करें तो? देखिए, रिस्क तो है, बट शुड यू बी पोजीशन फॉर दैट? माय आंसर इज नो। क्योंकि जो लिक्विडिटी का जो फैक्टर है, 13,000 करोड़ जो हर महीना एसआईपी से आ रहा है सिस्टम में, वो मार्केट को कहीं ना कहीं बचा के रखेगा। अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा दुनिया में हो जाए जहां पर इंडिया को भी उस लेवल तक जाना पड़े। सो मेरे हिसाब से 16,300 500 एक अच्छा सॉलिड बेस है। अगर हम 16,950 के आस को ब्रेक करते भी है तो 300-500 के नीचे हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। और इस मार्केट में आपको स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। लार्ज कैप में कोई बड़ी गेन्स है नहीं। लार्ज कैप स्टॉक्स कुछ ज्यादा कुछ स्पेशल कर रहे नहीं है। अभी पूरा अपॉर्चुनिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है, और वहां पर ही फोकस रखिए। लार्ज कैप में भी 2-3 स्टॉक है जो हमें अच्छे लग रहे हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज है। नीचे जाने के चांस कम है। 17,500 के ऊपर अगर हम बंद हुए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। लीडरशिप कहां से आएगी अगर तेजी बनती है तो? सिंघवी जी, पिछले 2 महीने में जब हमने ये रैली देखा 15,200 से 18,000, तो लीडरशिप सब जगह से थी। बैंक्स चल रहे थे, रिलायंस स्टेडी था, आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत अपटिक थी, तो लीडरशिप थी। बट अभी जो प्रॉब्लम क्या है, लीडरशिप कहीं से नहीं है, क्योंकि बैंक्स अंडर परफॉर्म करना चालू कर दिए हैं। रिलायंस में कोई ट्रेंड है ही नहीं। इनफैक्ट रिलायंस काफी खराब लग रहा है इस लेवल्स पे।
और आईटी स्पेस में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, बट इतने सारे हेडविंड्स हैं, मुझे लगता नहीं है कि आईटी कुछ बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ से दे सकता है। बट अगर आपको अगले एक साल के लिए कुछ थीम्स पकड़ने हैं, तो मेरा मानना है कि पीएसयू और कैपिटल गुड्स बेस्ट थीम्स है। सो कैपिटल गुड्स में हमारा बेस्ट पिक हमेशा से एलएनटी रहा है। आई थिंक अच्छी मार्केट में ये अच्छा चलेगा, खराब मार्केट में आपको बचा के रखेगा, और यहाँ से 30 से 50% की तेजी आपको एलएनटी अगले एक साल में दे सकता है। तो एलएनटी में ध्यान दीजिए। रियल एस्टेट में हमें डीएलएफ अच्छा लगता है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी थीम है। डीएलएफ जैसा स्टॉक 10 साल के ब्रेकआउट से निकल रहा है, तो थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सोचिए, डे टू डे मत सोचिए, क्योंकि ये सब हाई बीटा स्टॉक्स है। पर डीएलएफ में अच्छी तेजी यहाँ से आने की गुंजाइश है। और फिर कोल इंडिया, आई थिंक पीएसयू थीम में मैं हर बार आपके चैनल पे आता हूँ, मैंने पीएसयू थीम के बारे में बात किया। आई थिंक कोल इंडिया में जो डिविडेंड यील्ड का एंगल है और जिस तरह का रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने पिछले एक महीने में देखा, मुझे लग रहा है कि कोल इंडिया जो आईटीसी ने पिछले एक साल में किया, वो कोल इंडिया अगले एक साल में कर सकता है। हमारे ये स्टांस पिछले 2-3 महीने से है, और मुझे लग रहा है कि ये 3 स्टॉक्स और 3 थीम जो मैंने बताया, इसमें कमिटमेंट बना के चलनी चाहिए। एक मिनट गौतम जी, एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस आपने बोला, मैं जरा उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो पिछले साल भर में कोल आईटीसी ने किया 150, 250 से 300, 350 जो हुआ, यही कमाल कोल इंडिया अब कर सकता है यहां से। करेक्ट सर, हम 200-210 से इसको ट्रैक कर रहे हैं। ऑलरेडी ये 230-40 के आसपास चल रहा है, बट यहाँ से भी मुझे लगता है कि 300, 350 ये स्टॉक कर सकता है, क्योंकि ये अंडर ओन्ड है, डिविडेंड यील्ड है, और सारे टेलविंड्स इसके साथ है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने एकदम कंपैरिजन भी जबरदस्त किया। ये कि ये चीज एक साल पहले आईटीसी में थी। शानदार डिविडेंड यील्ड, 200 रुपए के स्टॉक में आप देखो 10-10 रुपए डिविडेंड, 15-15 रुपए डिविडेंड आ रहा था। अंडर ओन, किसी का इंटरेस्ट नहीं, रिटर्न ऑफ, परफेक्ट। क्या गजब स्टॉक ढूंढा है आपने। उम्मीद करें कि दूसरा आईटीसी बने कोल इंडिया, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा सर, कहाँ से दूर रहना है? कोई ऐसे सेक्टर स्टॉक्स आपको जो दिख रहे हैं जो मजा नहीं देंगे? देखिए, 2 सेगमेंट्स है जो जिससे दूर रहना है। एक तो मेटल्स, क्योंकि मेटल्स का इतना थोड़ा सा ग्लोबल फोकस रहता है और दुनिया इतनी खराब शेप में है, तो मेटल से आई थिंक दूर रहना चाहिए। वो हाई बीटा है, और बाजार जब गिरता है या मार्केट में करेक्शन आती है तो उसमें वीकनेस आ जाती है। तो मेटल्स ही एक सेक्टर है जो मुझे लगता है कि जिससे दूर रहना चाहिए। बाकी बैंक्स अभी शॉर्ट टर्म में अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि जिन्हें चलना चाहिए वो चल चुके हैं। जो नहीं चल रहे थे वो अभी भी एक ही जगह है। एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, इतनी बड़ी तेजी आई, अभी भी एक जगह पे है, तो अंडर परफॉर्मेंस तो जारी है। तो ये सबसे दूर रहिए, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक से दूर रहिए, हाईली वैल्यूड स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी में कितने स्टॉक्स है जो 50, 70, 80 पी पे चल रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि वो स्टॉक्स अभी भी इस लेवल से चलेंगे, तो आई थिंक वो नहीं होगा। सो अंडर परफॉर्मेंस और हाई वैल्यूएशन स्टॉक से दूर रहिए। परफेक्ट। अच्छा गौतम जी, जरा आपसे राय, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, रुपी, डॉलर, जो भी आप ट्रैक करते हो, जिस पर आपकी ओपिनियन हो, वो भी बताएं सर। देखिए, अभी तो जमाना इक्विटीज का है, तो कोई आजकल गोल्ड और सिल्वर को देख रहा नहीं है। 3-6 महीने पहले उसके बारे में बहुत चर्चा होती थी। बट आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आपका 1 साल से 3 साल का व्यू है, तो $1700 के आसपास गोल्ड में खोने के लिए कुछ नहीं है। आपका पोर्टफोलियो गोल्ड में थोड़ा सा यहाँ पर टॉपअप रहना चाहिए। सो गोल्ड सिल्वर हमें अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म फिगर्स नहीं है, बट लॉन्ग टर्म फिगर्स अच्छे हैं। बट आई थिंक द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से अभी इंडिया को इफेक्ट कर रहा है और इंडिया को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, वो है रुपी डॉलर। क्योंकि जो 82.5 का लेवल है और जिस तरह का सेटअप डॉलर इंडेक्स में है, मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स 118-19 तक चला जाएगा, और इंडियन रुपी यहाँ से और डिप्रिशिएट कर सकता है 84.5, 85 तक। तो जब तक ये डिप्रिसिएशन जारी है, तब तक इंडिया ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना है। 78, 79 के नीचे जब डॉलर इंडियन रुपी जाता है, तब आई थिंक यू विल हैव द बिग फिगर कमिंग। ओके, परफेक्ट। तो हमारी करेंसी का ही मामला गड़बड़ है और 84-85 तक फिसल सकता है रुपया, ये एक बड़ी दिक्कत की बात। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और मार्केट पर, सेक्टर, स्टॉक्स और साथ ही सभी एसेट क्लास पर अपना व्यू देने के लिए।